आर्टिकल मैं अगर मानता हूं तो ये सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 14। एकदम महत्वपूर्ण आर्टिकल है, समझने के लायक इसमें खूब सारी चीजें हैं। इसमें आर्टिकल 14 में क्या लिखा है कि राज्य किसी व्यक्ति, राज्य का अर्थ आप समझ गए होंगे, हमने पढ़ लिया। राज्य सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, समान संरक्षण, राज्य सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण क्या करेगा, प्रदान करेगा। एकदम महत्वपूर्ण है, प्रदान करेगा। और बहुत फेवरेट आर्टिकल है ये। देखिए दो इसमें टर्म्स है, क्या है हमें देखनी है, इसलिए मैंने अलग लिखा कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता का मतलब क्या है कि ऐसी विधि जिसके आगे सब कुछ समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल कैसा है, ये नकारात्मक है या सकारात्मक, ये हमें देखना है। और विधियों का समान संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये आर्टिकल नकारात्मक है या सकारात्मक। देखने में तो ये आपको सकारात्मक लगता है कि विधि के समक्ष सारे क्या है, लोग समान है। लेकिन मैं आपको बोलूं कि यदि सरकारी नौकरी में आपको लगना है और एक फॉर्म अप्लाई 50 पोस्टों की एक वैकेंसी निकली है, उसमें महिला भी फॉर्म भर रही है, दिव्यांगजन भी फॉर्म भर रहा है, वरिष्ठ लोग भी जैसे 35 वर्ष ऊपर आयु वाले भर रहे हैं, निःशक्त जन भी भर रहे हैं, सारे भर रहे हैं, और हष्ट पुष्ट एक व्यक्ति वो भी भर रहा है। अब उस फॉर्म में क्या है, मेरिट के आधार पर नंबर आएगा। तो ये मान ले कि विधि के समक्ष यदि समता है, विधियों का समान मतलब विधि के सामने सारे अगर समान है, तो महिलाओं को उतने नंबर लाने पड़ेंगे जितने दिव्यांगजन को लाने हैं, दिव्यांगजन को उतने नंबर लाने पड़ेंगे जिसे निःशक्त जन को लाने, जैसे विधवा है, कोई भी है, सब एक नंबर लाएंगे तब उस मेरिट में आएंगे। तो आप कहोगे नहीं, फिर तो विधवा को अलग कोटा दिया जाना चाहिए। ठीक बात है। जो अन्य रूप से जो पिछड़े लोग हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, उनको भी आरक्षण दिया गया है जैसे, तो उनको भी या तो उनके समान समझ लिया जाएगा, किसके, विधि के समक्ष समता के। तो इसका मतलब ये अवधारणा कैसी है, ये अवधारणा है नकारात्मक। नकारात्मक क्यों है कि विधि के समक्ष राज्य किसी को समान नहीं समझ सकता। महिलाओं के लिए अलग व्यवस्थाएं होगी, बच्चों के लिए अलग व्यवस्थाएं होगी, वरिष्ठों के लिए अलग व्यवस्थाएं होगी, विधवाओं के लिए अलग व्यवस्थाएं होगी, दिव्यांगजन के लिए अलग व्यवस्थाएं होंगी। ठीक है, अगर वो व्यवस्थाएं नहीं होगी, सब समान है, तो अवधारणा कैसी है, नकारात्मक। कहां से ली गई है, तो कह सकते हैं ये अवधारणा कहां से ली गई है, ब्रिटेन से। आगे विधियों का समान संरक्षण, ये अवधारणा कैसी है, ये अवधारणा सकारात्मक है। ये अवधारणा कैसी है, सकारात्मक है। सकारात्मक क्यों है, इन्होंने कहा है कि विधियों का समान संरक्षण मतलब अनुसूचित जाति जो वर्ग है उसका कंपटीशन सिर्फ अनुसूचित जाति वर्ग में होगा। मतलब एसटी का कंपटीशन एसटी के मध्य होगा, ठीक है, एससी का कंपटीशन एससी के मध्य होगा, ओबीसी का जो कंपटीशन है ओबीसी वर्ग के लोगों के बीच होगा, और निःशक्त जन है या दिव्यांगजन है उनका कंपटीशन दिव्यांगजन के बीच में होगा। बात समझ में आ गई होगी कि एसटी में मान लो 50 पोस्ट है, इनके लिए कोटा है, तो 50 के बीच एसटी का क्या होगा, अपना कंपटीशन होगा। इसमें एससी वाले इंक्लूड नहीं है, एससी में अपना अपना कंपटीशन होगा, उसमें ओबीसी वाले नहीं। इसका मतलब सभी जातियों के लिए अलग अलग संरक्षण की क्या करिए व्यवस्थाएं, कि आप अपने अपने वर्ग में क्या करिए कंपटीशन, लेकिन एक वर्ग दूसरे वर्ग के भीतर कहीं भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसको कहा जाता है विधियों का समान संरक्षण। अवधारणा कैसी है, सकारात्मक। और ऐसी अवधारणा देने वाला हमेशा आगे रहता है कौन सा देश, अमेरिका। कौन सा, अमेरिका। तो ये दो टर्म्स हमें जाननी है और महत्वपूर्ण है कि विधि के समक्ष समता अवधारणा नकारात्मक कहां से ली गई है, ब्रिटेन ने। विधियों का समान संरक्षण अवधारणा सकारात्मक कहां से ली गई है, अमेरिका से। ये तो बात हमने कर ली विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अब मैं आपसे कहता हूं
कि इसके कोई अपवाद हो सकते हैं क्या इस आर्टिकल के? आर्टिकल 14 कह रहा है सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त होगा। तो बिल्कुल इसके लिए अपने एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है देखिए, अनुच्छेद, हम लिख लेते हैं अपवाद। अपवाद कि विधि के समक्ष कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो विधि के समक्ष उनको समान नहीं माना गया, उनको अलग से व्यवस्थाएं दी गई, अलग से अधिकार दिए गए। तो अनुच्छेद 361 क्या कहता है? राष्ट्रपति वे राज्यपाल को पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी पद पर रहते हुए। आर्टिकल कौन सा? 361 अपवाद है कि भाई हमें तो आप कहीं भी चुनौती दे देते, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद गरिमामय पद है, ठीक है। राज्य और राष्ट्र के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, इसलिए इनको किसी बात पे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। कब? जब ये कहाँ हो? पद पर। एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 105। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है संसद के सदस्यों की कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। आपको पता है संसद में क्या माहौल चलता है? टेबलें कुर्सी पटकते हैं, फोड़ते हैं, बोल भी देते हैं। अभी तो देखा ही था आपने, संसद में कूद के पड़े 2 व्यक्ति, आंसू गैस के गोले वगैरह, उसमें संसद में उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था। तो ऐसे में अगर कोई मंत्री है जो गाली गलौज कर देता है या कोई अपशब्द या बुरे शब्द का क्या कर देता है, प्रयोग कर देता है, तो इनमें इनको रिलैक्सेशन है कि अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों की कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। या कोई कार्यवाही हो रही है, आपस में डिबेट हो रही है, उनके बीच में कुछ उफान आ जाता है कई बार शरीर में किसी चीज को लेके, तो उनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये भी क्या है? अपवाद है। इसका मतलब विधि के समक्ष ये भी समान नहीं है, ये भी नहीं है। एक आर्टिकल और याद रखना आपको, कौन सा? अनुच्छेद 194। इसमें क्या लिखा है? राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कार्यवाही को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये भी क्या है आपके? ये भी राष्ट्रपति और राज्यपाल की तरह या संसद के सदस्यों की जो कार्रवाई है उसको न्यायालय में यदि चुनौती नहीं दी जा रही है, तो आर्टिकल 194 के तहत राज्य विधानमंडल में जो हंगामा होता है, बोलते हैं, तभी तो ये बोलते हैं, उनको अधिकार है। क्या है कि राज्य विधानमंडल के सदस्यों की कार्यवाही को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ठीक है, यहां तक हमने बात की अपवाद की। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में हमेशा ये 3 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आर्टिकल 361 अपवाद, आर्टिकल 105 अपवाद, आर्टिकल 194 किसमें आते हैं? अपवाद की श्रेणी में आते हैं। यहां तक हमने बात की। आगे बढ़ते हैं, ये आर्टिकल 14 लगभग विस्तार